CSEB का पेपर हुआ था, उसमें रैंक कितना था मानसी? 55 रैंक था। वही सेट ऑफ कंपटीशन, वही छत्तीसगढ़ के बच्चे और वही सिलेबस, लगभग नॉन टेक्निकल का वेटेज थोड़ा सा 5 नंबर बढ़ा। एक साल के अंदर अंदर, ठीक 1 साल के अंदर अंदर इस बच्ची ने 54 लोगों को पीछे करते हुए अपनी रैंक और पोजीशन बनाई। किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन पाना एक बहुत कठिन जो है संघर्ष होता है। 6 जून 2022 वो पहला बैच था ये जब ये क्लास आई थी, और 6 जून 2022 से लेकर के आज तक, इवन आप आगे भी देखेंगे इनको क्लास में, आज तक इस बच्चे ने पिछले 3 वर्षों में पढ़ाई लगातार की है और लगातार अपने आप को आगे बढ़ाया है। हम मानसी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या तरीका था जिसके माध्यम से उन्होंने सफलता हासिल की और क्या डूज एंड डोंट्स हैं, ताकि आप लोग अपनी तैयारी में इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर सके। रैंक 1 लाना किसी भी परीक्षा में एक बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि आपको बेस्ट होना पड़ता है, पर वो आपको पता नहीं होता कि आप बेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो आप लगातार इंप्रूव करते हैं। तो अब आगे मैं मानसी को माइक हैंड ओवर करता हूं। आप में से किसी का कोई भी डाउट होगा तो आप कृपया पूछेंगे, तो वो जवाब देंगी, ठीक है? चलिए। Good morning to all. I am Mansi Verma, and first of all, I would like to thank ma'am, sir, Abhishek sir, Gaurav sir for guiding me so well that I am here today. सर लोग नहीं होते तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती। मैं यहाँ पे आई थी एमलेसली, मेरे को बस यहाँ पे आना था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं जानने के लिए। मेरे को ये भी नहीं पता था कि ए क्या होता है, जे क्या होता है। वो सर ने एक दिन समझाया कि व्यापम क्या होता है, PSC क्या होता है, तब मेरे को समझ में आया कि ये सब भी होता है। और जो मेरा ब्रांच है, जो मैंने चूज़ किया है सिविल इंजीनियरिंग, उसके इतने प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि बाकी ब्रांचेस के इतने कोई प्रॉफिट होते नहीं हैं। और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिनका अलग अलग ब्रांच है, लेकिन उन लोग के पास जॉब नहीं है, लेकिन हमारे पास जॉब है। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हमने सिविल चूज़ किया और हम लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने क्लास ज्वाइन किया था 2022 में, जैसा सर बोल रहे हैं। उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, फ्रेंड्स के साथ आती थी, बस क्लास अटेंड करती थी, नोट्स बनाती थी, सब चीज़ करती थी, लेकिन सीरियस नहीं थी। फिर 2023 में मैंने सोचा कि अब तो कुछ करना चाहिए लाइफ के लिए, और बस सीरियस होने के 2 से 3 महीने बाद मेरे को रिजल्ट दिखने लगे अपने अंदर। एक टाइम टेबल बनाया मैंने, फिक्स शेड्यूल बनाया कि इस टाइम पे मेरे को पढ़ना है और इस टाइम पे पढ़ना ही है। उस टाइम पे मैंने फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, मैंने सारे सोशल मीडिया सब बंद कर दिए। मेरे जो फ्रेंड्स थे कॉलेज के, जो यहाँ दिख गए वो दिख गए, और स्कूल के फ्रेंड्स तो ऐसा था कि फ़ोन करके ऐसा बोलते थे कि तू जिंदा है। इतना मैंने सबसे अपने आप को काट लिया था। ठीक है, वो सब भी चलता है, हो जाएगा। टाइम टेबल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अपने लिए, क्योंकि जिस दिन आप टाइम टेबल बनाएंगे, आप ऐसा कट टू कट टाइम टेबल बनाएं कि बहुत सारा टाइम आपका सिर्फ पढ़ाई के लिए ही यूज़ हो, और उसमें फिर थोड़ा बहुत अगर टाइम आपका कहीं चला गया तो आपको खुद उस दिन लगेगा कि मैंने ये 1 मिनट भी किसी और चीज़ के लिए क्यों दे दिया। लगता है जिस दिन आप ऐसा सीरियस तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे ना, आपको लगेगा कि ये मैंने क्यों किया, पढ़ाई क्यों नहीं किया, एक क्वेश्चन और बन जाता। सर ने इस बीच में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब सर ही हैं जिनके कारण मैं तैयारी करना स्टार्ट करी हूँ। अपने आप को जिस दिन मैं रिस्पॉन्सिबल मानने लगी सर के लिए कि मेरे परफॉर्मेंस से सर मेरे को क्या बोलेंगे, उस दिन से मेरा परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा ही बेटर हो गया। मतलब मैं बता रही हूँ, मैं मार्च 23 में मैं सोची कि मेरे को अब पढ़ाई करना है। उस दिन से शेड्यूल बनाई, तैयारी करना स्टार्ट करी। जून में 3 एग्ज़ाम थे कंटिन्यू, उसमें पहला एग्ज़ाम मेरा इतना अच्छा नहीं गया। सर पूछे कि क्यों नहीं गया, तो मैं बोली सर मैं मारना कुछ और चाह रही थी और मार्क कुछ और करके आई हूँ। सर उस टाइम पे गेट पे खड़े होकर चिल्लाते थे, तो उस टाइम पे रोके और बोले कि क्या हो गया, तो मैं बताइए ऐसा ऐसा है करके। तो सर बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बहानेबाजी है, ये तुमको कहीं लेके नहीं जाएगी। वो एक दिन था जो सर डांटे थे, आज का एक दिन है, मैं कभी वो गलती रिपीट नहीं करी, क्योंकि सर इतने अच्छे से डांटे थे, दिमाग में घुस गया कि ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। देन अगले वीक एक और एग्ज़ाम हुआ। उस दिन सर का आवाज़ ऐसे मेरे एग्ज़ाम हॉल पे आ रहा था कि सर ही आंसर बता रहे हो, मेरे को कुछ नहीं आता, सर आ रहे हैं बता रहे हैं कि इसको मार्क करना है, और वो पेपर मेरा ठीक ठाक गया था। नेक्स्ट पेपर हुआ वो ITI नेशन समथिंग का था, उसमें ज़्यादा लोग ने भरा नहीं था फॉर्म कि क्या था पता नहीं, मेरा रैंक 40 आया था छत्तीसगढ़ में। उस दिन मेरे को लगा कि इतना कर रही हूँ 2-3 महीने तो यहाँ तक पहुँच गई, थोड़ा और करके देखते हैं। फिर और पढ़ाई स्ट्रॉन्ग कर दी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी पढ़ाई, कंटिन्यू पढ़ती थी।
ये कभी भी दिमाग में नहीं आया कि क्यों पढ़ रही हूँ इस टाइप का, और ये भी दिमाग में नहीं आया कि सर कुछ बोल रहे तो गलत ही बोल रहे होंगे, मतलब होता है ना सेकंड थॉट कि क्यों करूँ, सर गलत भी बोल सकते हैं, मेरा मैं जानूंगी, सर बोल रहे हैं करना है तो बस करना है। ये मतलब ऐसा होता है ना, फ्रेंड सर्कल्स में कोई एक बोल देता है कि क्यों उतना कोचिंग जाना, क्यों बार बार रिपीट करना, तो ये माइंड में मेरे कभी नहीं आया। क्योंकि देखो आप खुद भी अपने आप को कंसिडर करके देखना कि आप कब से तैयारी कर रहे हैं, और सर की बात आप एक बार भी अगर मिस कर रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। एक बार अपने आप को सर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होके देखो कि सर जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। पता है आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इन लोग बैठे हैं, इन लोग पे छोड़ दो, जैसा ये बोलते हैं वैसा करो, हो जाता है, कुछ मुश्किल नहीं होता है। 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। आप यहाँ आते हैं, सोचते हैं कि आपको ये अचीव करना है, सेकंड स्टेप होता है कि आप उस पर काम करते हैं और दिन रात काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। थर्ड स्टेप ये होता है कि आपको वो चीज़ मिल जाती है। इस बीच में जो भी आता है लाइक अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज, डिप्रेशन, एग्रेशन, ये लाइफ का प्रोसेस है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। उसके साथ में हमको डील करना है, और डील कैसे करना है इसके बारे में सोचना नहीं है, बस यही करना है, और तो कुछ खास होता नहीं है। बस टाइम टेबल फॉलो करो और सोचो मत, सेकंड ऑप्शन आने ही मत दो कि ये नहीं हुआ तो क्या करना है। क्लास आना कितना इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल और नॉन टेक का वेटेज खास करके जब हम शुरू करते हैं तो हमको ये लगता है कि इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है, टेक्निकल पढ़ रहा हूँ तो नॉन टेक पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो हमारा जो फिलॉसफी है कि टेक्निकल चाहे नॉन टेक्निकल, क्लास से थ्रूपुट रिजल्ट मिलेगा, इसमें कितनी सच्चाई है? सर ने कहा कि नॉन टेक ज्वाइन करो, हम लोग 1 मिनट भी सोचे नहीं कि नॉन टेक क्यों पढ़ना है, सिलेबस का ही तो पार्ट है, अब उसको नहीं पढ़ोगे तो कहाँ जाओगे, मतलब उसका तैयारी अगर नहीं कर रहे तो सर तैयारी कुछ तुम्हारी पूरी ही नहीं है। नॉन टेक तो पढ़ना ही पड़ेगा, और नॉन टेक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, आपको ज़्यादा अच्छे से सोचने का पावर देता है। मेरे को कुछ पता भी नहीं था कि नॉन टेक पढ़ने से पहले कि इलेक्शन कैसे होते हैं, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, अब वो इतने अच्छे से समझ में आता है कि मैं किसी के साथ भी पॉलिटिक्स डिस्कस कर सकती हूँ कि कौन सा सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, ज्योग्राफी डिस्कस कर सकती हूँ कि यहाँ पे ये है वहाँ पे वो। उसके पहले तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ ले उतना बहुत था, लेकिन नॉन टेक ज्वाइन करने के बाद आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है और अलग स्ट्रेंथ मिलता है, आपको वो कभी बर्डन नहीं लगेगा। सर ने कहा है हमेशा कि यहाँ पे अच्छे से पढ़ो और घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ती है, बिल्कुल नहीं पड़ती है। सर का कहा एकदम अगर अच्छे से सुना है तो वो आपको रिपीट होगा, आपके आसपास वो गूंजेगा। अगर और हाँ, जब पढ़ रहे हो तो भीड़ में मत पढ़ना, अकेले बैठ के पढ़ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लिख लिख के पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बोल बोल के पढ़ने से, क्योंकि बोल बोल के पढ़ने से क्या होता है कभी कभी कोई वो आदत रह जाती है। एग्जाम हॉल में आप बोल बोल के पढ़ रहे हो, आगे वाला डिस्टर्ब होगा और फिर वो बोलेगा कि आप चुप हो जाओ, आप उस टाइम ही आउट हो जाओगे क्योंकि आपका वो आदत ही नहीं होगा। टेक्निकल की क्लास जैसे मैडम ने आज सब्जेक्ट चालू किया, तो सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट जैसे पढ़ते चले जाते हैं तो कंसेप्ट क्लैरिटी में कितना मदद मिलता है, ये चीज़ बताओ। जब तक डिटेल नहीं पढ़े हो, जब तक डिटेल को अच्छे से रिटेन नहीं करोगे, तब तक कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। क्रैश कोर्स कितने भी कर लो, लेकिन वो तो एक मीडियम होता है चैनलाइज करने का हर सब्जेक्ट को। जब तक कि आपका डिटेल्ड तैयारी नहीं होगी तब तक कि आप क्या मतलब है तैयारी भी करने का, मतलब जब तक कि डिटेल हर चीज़ को नहीं जानोगे। और आजकल एग्जाम भी ऐसा नहीं हो रहा है कि क्रैश कोर्स करके हो जाएगा, डिटेल करना ही पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो टेक्निकल में मैडम से पढ़ने के पहले तुमको समझ में बिल्कुल नहीं आता था और उसकी क्लैरिटी उसके बाद बढ़ती चली गई? सारे सब्जेक्ट मतलब कॉलेज टाइम पे क्या है, कोविड आ गया था हमारे, मैंने जब क्लास ज्वाइन किया मैं 6th सेमेस्टर में थी, मैंने क्लास ही इसलिए ज्वाइन किया कि मैं जान सकूँ कि सब्जेक्ट में होता क्या क्या है। और फर्स्ट टाइम मैंने जियोटेक ही पढ़ा था और तब मेरे को समझ में आया कि ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट जो बोलते हैं वो क्या है, ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ते हैं, इसमें ये है, मतलब पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया कि सब्जेक्ट का, कि हम लोग कुछ और पढ़ते थे और यहाँ पे आके कुछ और पढ़ने को मिला मेरे हिसाब से। और डिटेल तैयारी नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है, मतलब मैडम के पढ़ाने के बाद में क्लैरिटी सब्जेक्ट की बढ़ती चली बहुत बढ़ती है और पूरा क्लियर कर देती है मैम कि ये है, ऐसा ऐसा पढ़ना है, उस पर ये क्वेश्चन बनते हैं, उसको नोट डाउन करना है। सेकंड आना ही नहीं चाहिए माइंड में कि क्यों क्या कैसे,
छोड़ दो पे, इन लोग कर लेंगे। अच्छा, बच्चे जैसे हम टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट से भागते हैं, क्या तुम लोगों ने अभी तक देखा है? टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज बताइए। तैयारी का ही पार्ट है टेस्ट। अगर टेस्ट से भाग रहे हो तो तैयारी से भाग रहे हो, खुद से भाग रहे हो, कहीं नहीं लेके जाएगा ये टेस्ट को छोड़ना तुम्हारा। क्योंकि मैंने WRD के टाइम पे 4 टेस्ट थे। एक टेस्ट में तबीयत ठीक नहीं थी, सेकंड टेस्ट दिया, थर्ड टेस्ट में मैम से बोलने गई कि मैम शादी में जाना है। मैम ने बहुत डांटा था, बहुत ज़्यादा डांटा था कि शादी में जाना, एग्ज़ाम होता तो भी यही करते गए, समथिंग। वो एक दिन था और आज का दिन है, मैं एक भी टेस्ट मिस नहीं कर रही हूँ, एक भी टेस्ट। मतलब नंबर का हमारा तो क्या हो गया, टेस्ट नहीं दोगे तभी तो इवैल्यूएट करोगे ना कि कहाँ पे तुम पीछे हो रहे हो, क्या तुमसे गलती हो रही है, कहाँ पे कमी आ रही है। ये इवैल्यूएशन का बहुत ही बेस्ट तरीका है कि आप टेस्ट दो, क्योंकि खुद से आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, कौन सा क्वेश्चन अच्छा नहीं है। ये सेलेक्ट करके दे रहे हैं, उसको तुम चूज कर, मतलब तुम्हारे पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है टेस्ट दिला के अपने आप को इवैल्यूएट करने का। नहीं कर रहे हो तो फिर एक तरीके से आउट हो। और तैयारी का ही पार्ट है, टैग के साथ साथ नॉन टैग, उसके साथ टेस्ट, ये तीनों एक पैक में आते हैं। उसके बिना तैयारी अधूरी ही है। बीच में एक बार मानसी को लगा था मैं क्लास बंद करके घर पे पढ़ती हूँ, और मैंने इसको बोला कि कुछ दिन करके देख ले, थोड़े दिन बाद खुद ही वापस आ जाएगी। ऐसा हुआ था? यस सर, हुआ था। क्या हुआ था बताओ। मेरे को लगा कि मतलब पर्सनल उसमें नहीं जाने की जरूरत है, हाँ। लेकिन ये बताना है कि घर की पढ़ाई और क्लास की पढ़ाई में क्या अंतर होता है। क्योंकि कई लोग सेल्फ शब्द एक इस्तेमाल करते हैं, मैं सेल्फ करूंगा, और वो सेल्फ जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके चला जाता है। मेरा नॉन टेक का क्या था कि 1 साल मैंने डिटेल किया, 1 रिपीट किया, फिर मेरे को लगा कि मेरे से हो जाएगा, मैं घर में पढ़ के देखती हूँ, सेल्फ स्टडी करके देखती हूँ, हो जाएगा, टाइम मिल जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर वापस भाग के आई थी, घर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई थी। मतलब शाम का समय ऐसा लगता था कि ना ऐसे ही निकलता है, कुछ भी करके निकल जाता है, ऐसे खाली पीली फोन भी पकड़ के बैठ जाओ ना तो फिर 1-2 घंटा कहाँ गया पता नहीं चलता है। मेरे को क्लास आना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उस टाइम पे 3 घंटा हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ते हैं, कुछ तो दिमाग में जाता है। और घर में रहोगे तो फिर ये सब पढ़ाई नहीं हो पाती है। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो अलग मैटर है, अगर कर पा रहे हो उसके बाद भी क्लास नहीं आ रहे हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए तो मुश्किल था बिना क्लास के तैयारी करना, सबका अपना अपना रहता है, बट मेरे लिए मुश्किल था बिना क्लास बेसिकली आपको ना डिसिप्लिन में बांध के रखता है, सुबह और शाम। जैसे मान लो आप सुबह नहीं आओगे तो आप सोओगे, शाम को नहीं आओगे तो आप घूमोगे, ये 2 काम है। और ये 2 जो तरीके हैं जिससे आप बाहर हो जाते हो। ठीक है, कंपटीशन में बने रहने के लिए ना कुछ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। 15,000 लोग फॉर्म भरते हैं सिविल का, ठीक, और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग तैयारी वाले 400-500 लोग रहते हैं। उसमें परफॉर्म करने के लिए सिर्फ आपको एक चीज चाहिए कि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से क्या करें, पढ़ें। अब आपकी तरफ से कोई भी सवाल है, क्योंकि आप लोगों में बहुत लोग परीक्षा दिए होंगे, ठीक, तो रखिए सवाल सामने, पूछिए, क्योंकि ये हासिल करके खड़ी है तो ये आपको बता सकती है कि कहाँ पर क्या चीज़ आपको हो सकता है उसने भी वो डाउन टाइम को महसूस किया हो अपनी तैयारी में। तो आपका कोई ऐसा सवाल है जो आपकी तैयारी से जुड़ा है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है तो मानसी से पूछ सकते हो। कोई नहीं पूछेगा? हाँ, मैडम का क्वेश्चन है। हाँ, मतलब तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी कि एवरेज थी कि क्या था? मैं वो स्टूडेंट थी। कॉलेज भी मेरा सर ऐसा था कि मैं वो स्टूडेंट थी जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ा और पढ़ लेगी तो फर्स्ट आ जाएगी। हाँ। उस रेंज वाले स्टूडेंट थे, मतलब 85 से प्लस लेकिन 90 से कम, इस वाले रेंज में थी कि काम चल रहा है, जितना पढ़ के काम चल रहा है उतना चला लो। मतलब ऐसा था, पोटेंशियल तो मेरे में था लेकिन पॉलिश सर ने किया है। मतलब एमलेस थी ना मैं, एक्चुअल में एमलेस थी, कुछ क्या करना है कुछ पता ही नहीं था। कर सकती हूँ पता था, लेकिन क्या करना है कैसे करना है ये नहीं पता था। अच्छा, उसी से जुड़ा, मैडम के सवाल से जुड़ा एक सवाल और पूछ रहा हूँ। एक बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत ब्रिलियंट आदमी, या कोई भी कॉलेज और एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, कौन सफलता प्राप्त करेगा? कोई भी कॉलेज और हार्ड वर्क। एक्चुअल में कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते कोई काम का नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है काम का, बट तैयारी एक्चुअल में वैसी होती नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्जाम बहुत अलग होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अलग होते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो मतलब टॉप ही करते थे हम लोग एक टाइप से, बट वो तैयारी और ये तैयारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसमें कुछ भी पता है, 4-5 लाइन लिख दिया 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, यहाँ पे कुछ भी मार दिया तो माइनस हो जाता है।
और तुमको तैयारी से बाहर, कंपटीशन से बाहर लेके चले जाता है। मतलब जब CACB का टाइम था, मेरे को वो 3 क्वेश्चन अभी भी याद है जो मैं सही कर सकती थी। उस टाइम पे मेरा सिर्फ माइंडसेट ये था कि 24 पोस्ट तो है, जिसकी किस्मत होगी उसको मिल जाएगा। सर ने एक एम दिया, एक टारगेट दिया कि 100 रैंक के अंदर आना है, तो वो करते हैं बस, जिसका सिलेक्शन होना है वो हो जाएगा। अगर वो 3 क्वेश्चन में ध्यान से बना लेती ना तो शायद मैं अभी CACB में होती। ये मेरे को रिग्रेट रहेगा, लेकिन ये भी अच्छा है कि मैं नहीं हो पाया, और जब PHE में हुआ तो इतना अच्छा हुआ कि इतना अच्छा रैंक आया। अगर उस टाइम पे लग जाती तो ये नहीं हो पाता, ये दिन नहीं आ पाता। सफलता के लिए असफलता कितनी जरूरी है? जब CACB में नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसे मन बन गया था कि शायद हो सकता है फीमेल कोटा से हो सकता है, जनरल वाली थी मैं उस टाइम पे, ऐसा लग गया था कि हो जाएगा, शायद हो जाएगा। और फीमेल रैंक भी मेरा 6 आया था, तो पूरा मन बन गया था कि मेरा तो हो ही जाएगा। और जब नहीं हुआ तो मतलब बहुत ही मुश्किल था पढ़ाई वापस से स्टार्ट करना। ऐसा बोल तो सकते हैं कि रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम पे सर लोगों ने काउंसलिंग किया था कि करो करो, तुम पे है पोटेंशियल, कर लोगे, अच्छा करोगे, और वो काउंसलिंग बहुत काम आई। ये बीच बीच में बोलती थी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मेरे को टेंशन हो रहा है। हर आदमी को ये होता है, हर छात्र को ये होता है, ठीक, लेकिन वो काउंटर करी, लड़ती रही, लगातार मेहनत करती रही, क्लास आती रही और वो बनी रही तैयारी में। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप ना तैयारी के चैलेंजेस को भी साथ साथ में फेस करें और सिलेबस को पूरा पढ़ें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, कोई सवाल आपके मन में अभी तक आया क्या? किसी के मन में कोई सवाल नहीं आया? हाँ, उधर है एक सवाल है। टेक्निकल मेजोरिटी में रहता है, नॉन टेक के सिर्फ क्वेश्चन लगाते हैं। ऐसा है कि टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि उसमें आपको 15 मिनट भी ऐसे फ्री मत मिले, ऐसा पूरा पैक्ड बनाओ। जैसे मेरा टाइम टेबल ये था कि 10 बजे छुट्टी होती थी उस टाइम पे, 11 से 2 बैठना है, 2:30 से 4:15 बैठना है, 5 से क्लास आती थी मैं, 9:30 से 11:30 बैठना है। अब उस टाइम पे अगर थोड़ा बहुत 15-15 मिनट अगर कुछ हो रहा है तो कुछ तो पढ़ रही हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ रही हूँ रेगुलर से। तो टाइट शेड्यूल बनाओ और ये सब रेस्टिंग के लिए टाइम मत निकालो। हाँ, एक और चीज़, जब मैं यहाँ पे बैठी हुई थी फर्स्ट टाइम पे, मैंने सुना था निमेश्वर सर को, वो जो रैंक 1 थी WRD पे, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि उन्होंने सोना थोड़ा कम कर दिया था, और ये उन्होंने कहा था कि मेरे माँ बाप जब मुझे यहाँ पे भेजते हैं तो वो ये नहीं सोचते होंगे कि मेरा बेटा सोया है कि नहीं सोया है, वो ये सोचते होंगे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और ये चीज़ सुन के मैंने उस दिन से अपने शेड्यूल से दिन में सोने वाला टाइम को हटा दिया था। नींद आ रही है, 15 मिनट का नैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम सोने का शेड्यूल बनाना। मैं सोना बहुत कम कर दी। मैं पहले स्कूल टाइम तक में ऐसा था कि मेरे दादाजी चिंता करते थे कि कितना सोती है लड़की, दिन भर सोते रहती है। और अब ऐसा हो गया था कि मैं बस दिन में 6 घंटे सो रही थी, और दिन में ऐसे पढ़ते पढ़ते 15 मिनट टेबल में ही सो गए तो सो गए। सोने का शेड्यूल मैंने नहीं बनाया कि दिन में अलग से टाइम निकाल के मेरे को रेस्ट चाहिए। हो जाता है, इतना कोई हेक्टिक होता नहीं है, एक बार शेड्यूल में आया तो सब हो जाता है। नॉन टेक भी बैलेंस हो जाएगा, टेक भी बैलेंस हो जाएगा, पढ़ाई भी कर लोगे, टेस्ट भी दे लोगे, सब हो जाएगा, जॉब भी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस सोचना ज़रूरी है कि मेरे को करके दिखाना है, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं तो कर ही सकता हूँ। जब सब कर रहे तो मैं तो कर ही सकता हूँ। और पेशेंस का ही खेल होता है जो भी है। जब तैयारी करते रहते हैं तो कोई दोस्त आके बोलता है यहाँ क्या कर रहा है, एमटेक कर ले, MBA कर ले, ठीक, जाके प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर ले। ये जो डिस्ट्रैक्शन आता है बीच बीच में, ये कितना मतलब इसको अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि दृढ़ निश्चयी होना बहुत जरूरी है। ये फेस कभी तुम्हारे जीवन में आया कि लोग बोले कि ये मत करो, सरकारी नौकरी में तो बहुत सेटिंग हो जाता है, भ्रष्टाचार होता है, कोर्ट केस लगता है, कितने दिन से तैयारी करेगी, ये एक्सक्यूज आता है ना बीच बीच में, बच्चे सबसे पहले यही बोलते हैं। अपने आगे एक शील्ड रखो कि जो बातें आ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, आप तक ना आए, क्योंकि ये सारी बातें नॉनसेंस है। सरकारी नौकरी से जो आपको रिस्पेक्ट मिल जाती है वो प्राइवेट में नहीं मिलती है। और ऐसा है कि आपके पास डिग्री है, आप कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं करोगे? होता है ना, मतलब कुछ भी कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हो, लेकिन आपके पास क्षमता है पढ़ने की, एक बार ट्राई तो करके देखो। होता है, क्यों नहीं होता? हमारा हुआ, आपका भी होगा, सबका होता है। पेशेंस रखना पड़ता है कि आज नहीं तो कल तो होगा ही जरूर। अगर मैं CACB के टाइम पे छोड़ देती, कुछ प्राइवेट टीचर ही बन जाती कॉलेज में जाके, कौन नहीं लेता? मेरे को ले लेता,
परसेंटेज तो मेरे अच्छे थे, बट उस टाइम पे कंटिन्यू मैंने क्लास किया, सुबह किया शाम किया, लाइक 3 साल से मेरी सुबह यहीं हो रही है, शाम यहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी बोले कि रिपीट कितना कर रही है, नहीं फर्क पड़ता था मेरे को। मैं तो बोलती थी तुम भी आओ पढ़ो, नहीं मानते थे मेरी बात। तो मतलब जो आपको गलत तरीके से भटका रहा है उसको कम से कम सही रास्ता तो दिखा दो। मैं तो सबको तुम जो बोलती कर रहे थी हो यहाँ कर पे, मैं जिसको मैं जानती नहीं हूँ पीछे के बैठ रहे हो, आगे आके बैठो, क्यों नहीं आते क्लास, आओ। मतलब फालतू का मैं ज्ञान देती थी, बट कोई एक्सेप्ट करता नहीं था। नहीं कर रहे तो वो उनका जॉब नहीं है, मैं कर ली तो मेरे पास जॉब है। होता है डिफरेंस, एक मूवमेंट होता है, पता है जब रिजल्ट नहीं आया था उसके पहले तक मैं अनएम्प्लॉयड थी, रिजल्ट आ गया उसके बाद मैं एम्प्लॉयड हूँ। लाइक इतना अच्छा फीलिंग, उस फीलिंग के लिए काम करो। मम्मी पापा इतने खुश थे कि वो मतलब अलग ही चल रहा था ना उस टाइम पे। मैं इतना रो रही हूँ रिजल्ट आया तो रो रही थी। मतलब इतना हर चीज का फ्लैशबैक आता है ना कि डे 1 जब मैं क्लास में एंटर करी, वो दिन जब मैं सोची कि मेरे को भी बाहर अपनी एक फोटो चाहिए, और फिर उस पर काम करना, हर चीज़ों को इग्नोर करना, फैमिली फंक्शन पे नहीं जाना, फ्रेंड के साथ घूमने नहीं जाना, सब चीज़ दिखता है, वापस रिवाइंड होती है कि मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस की और अब मेरे पास क्या है, सब दिखता है। और उस फीलिंग के लिए काम करो, मैनिफेस्ट करो कि आपके साथ भी ये हो रहा है और उस पर काम करो, होगा, ज़रूर होगा। सवाल आपका और कुछ? हाँ, वो सिलेक्टेड है, तू काहे पूछ रहे भाई? एक बार बुलाऊंगा मैं। हाँ ठीक है फिर भी। गैप रखना ही नहीं है, रिवीजन करते रहना है, गैप रखना ही नहीं है, रिवीजन करते रहना है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करें, कि अचानक से एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट, एक डिटेल चल रहा है, चलने दो। अब ऐसा होता है ना कि हर बार थोड़ी डिटेल को पूरा अच्छे से पढ़ते रहोगे, एक सैचुरेशन टाइम आता है कि आपका डिटेल कंप्लीट हो चुका होता है, अब आप क्वेश्चन लगाते हो, क्वेश्चन लगाते लगाते बहुत सारा टाइम बचता है। अगर एक अच्छा टाइम टेबल बनाया है तो 2-3 सब्जेक्ट पढ़ सको आप दिन में, ऐसा टाइम टेबल बनता है और सब रिवीजन हो जाता है और छूटता नहीं है कुछ भी चीज अगर आप कर रहे जिस हिस्ट्री को पढ़ने में 3 महीना लगता है ना, उसको प्रॉपर अगर रिवाइज करना है तो सिर्फ 1 दिन का टाइम लगता है। बट पहले पढ़ना पड़ेगा। जैसे मॉस को, स्टील को, स्ट्रक्चर को, आपको मैडम शॉर्ट नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स का कितना महत्व है? शॉर्ट नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अगर किसी दिन अचानक से कोई टेस्ट आ गया, कोई अचानक से एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, आपको पैनिक हो रहा है कि क्या करूं, शॉर्ट नोट्स खोल के देखो। और जब तक आपका डिटेल कंप्लीट नहीं है, शॉर्ट नोट्स का कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि पूरे नोट्स को छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिख लो। शॉर्ट नोट्स ऐसे सटीक वो फॉर्मूले होते हैं जिसको देख के आपको पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए एक बार में, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज। ये होता है शॉर्ट नोट्स। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, सबसे पहले डिटेल कंप्लीट होना जरूरी है उसके लिए, तो साथ साथ में बनाते चले जाओ डिटेल के साथ साथ में शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स हेल्प करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि 2 घंटे में मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस आता है मेन शॉर्ट नोट्स पढ़ने से, और रिवीजन के लिए एक अच्छा मीडियम बन जाता है शॉर्ट नोट्स। हम लोग बोलते हैं कि हम हर सब्जेक्ट को हर बार नए तरीके से पढ़ाते हैं, होता है ये चीज? होता है टेक्निकल में होता है ये चीज? होता है, हर चीज को नए नए पढ़ाते हैं। और ऐसा है कि मेरे तो 3-4 कॉपी बन गए थे, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दिए। पुराने देती थी, नए अपने पास रखती थी, क्योंकि नए वाले में ज़्यादा अपडेटेड रहता था। और क्या बोलते हैं, मैम कुछ ना कुछ नया पढ़ाती ही चले जाती। जैसे कि अब पैटर्न चेंज हो गया है, पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। अब शायद पढ़ाने के तरीके में सीक्वेंसिंग ज़्यादा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ज़्यादा होगा, पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न ही चेंज हो चुका है। पहले क्या है, सिंगल लाइनर में व्यापम CA का पेपर देखोगे ना तो लगेगा कि अगर मेरी तैयारी आज इतनी होती तो उस टाइम पे तो वो पोस्ट मेरा ही होता, उस टाइप का पेपर आता था। और अभी का पेपर तो बिल्कुल ही डिफरेंट आता है, उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। PHE का सिलेबस अचानक से चेंज किया, मतलब पैटर्न पूछने का, उसके तुरंत बाद हम लोगों ने क्लास के पैटर्न में बदलाव किया कि नहीं किया, जो डिमांड है एज पर द एग्जाम? एज पर द एग्जाम चेंज हुआ था, मैम के पढ़ाने का तरीका भी चेंज हुआ था, सब चीज़ चेंज हुआ था। और वो थोड़ा सरप्राइजिंग ही पेपर आ गया था। और उस पेपर में मेरा अप्रोच ये था कि जो पूरी जनता गलत नहीं करेगी, मेरा भी वो गलत नहीं होना चाहिए। हर क्वेश्चन को मैंने, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेपर आया था कि नहीं बनता, 2 घंटे में तो बिल्कुल नहीं बनता।
ऊपर से मैं तो 3 दिन से सोई नहीं थी रात में, तो डर लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर एक और टेंशन आ गया कि मैं रात में सोई नहीं हूँ, पेपर में ना सो जाऊँ मैं। फिर पेपर देख के तो नींद नहीं उड़ गया। फिर पेपर जब मैंने स्टार्ट किया, धीरे 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 बनाते गई, और ऐसा बनाई कि ये क्वेश्चन तो मेरे से गलत होना ही नहीं चाहिए, सबसे सही होगा, मैं गलत नहीं लेने का रिस्क नहीं कर सकती। क्योंकि CSCB के टाइम पे ऐसा हुआ था, मलेरिया को मैंने वाटर बॉर्न डिसीज बना दिया था, तो वो गलती मेरे से हुई थी। तो ऐसे गलती याद रखना ना, हाँ, अच्छे से याद रहता है। गलती याद रखना बहुत जरूरी है ताकि आप दोबारा उस गलती को ना करें। मैम ऐसा बोलती थी ना कि ये क्वेश्चन उसमें आया था, इस एग्जाम में आया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैम को याद रहे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम पे आया है? तैयारी करो ना, हर क्वेश्चन याद रहेगा कि कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था और क्या गलती हुआ था, क्या सही हुआ था, सब याद रहेगा। सवाल किसी का और का? अच्छा, हम लोगों का एक आइडियोलॉजी है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि टेक्निकल को ज़्यादा समय दो घर पे और नॉन टेक्निकल को हमारे ऊपर छोड़ दो, तो क्या नॉन टेक्निकल छोड़ देने से क्लास से ही हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। ध्यान से पढ़ो क्लास में, नॉन टेक सब चीज़ दिमाग में बैठ जाती है और उसको वापस से थोड़ा जोर से। रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो हो जाता है क्लास में। अगर आप कंसंट्रेट करके पूरा बैठे हैं, पूरा दिमाग खोल के बैठे, जैसे सर बोलते हैं दिमाग खोल के बैठो। एक बार तो मैं उधर देख रही थी, ध्यान नहीं था, सर वो सर एक्चुअल में ना एक डेट है, मतलब 9 तारीख को रिजल्ट आया ना हमारा, 9 जुलाई को। तो 2 साल पहले 9 जुलाई को 8 जुलाई को मैं एब्सेंट थी। उस टाइम पे मेरे सारे फ्रेंड्स आते थे और उस टाइम पे कुछ किए होंगे उन लोग और डांट पड़ रही थी, तो मैं भी उस ग्रुप में शामिल थी। अब मैं 8 को आई भी नहीं थी, अब सर डांट रहे, 9 जुलाई की बात है, अच्छे से डांट रहे, पहली बार ऐसा डांट पड़ रहा है, वहीं पे खड़े होकर लोग डांट सुन रहे हैं और मैं ये बोल भी नहीं सकती कि मैं तो कल आई नहीं थी, और बत्ती पड़ता कि क्यों नहीं आई थी। तो डांट सुन रहे। फिर मेरे को ना वो डेट तो ऐसे आ गया ना याद कि 8 को मेरा बर्थडे था, 9 को मैं डांट खाई थी, ठीक है। और इस बार फिर से जब 9 को रिजल्ट आया तो ऐसा लगा कि आज ही के दिन 2 साल पहले मैं इतना डांट खाई थी, आज ही के दिन सर मेरी तारीफ कर रहे होंगे। मतलब वो होता है ना चेंज पॉइंट, वो ला के देखो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं, है ना।